ईज़ स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो मैं स्पेशल इकनॉमिक स्पेशल को लेकर है। इकनॉमिक स्पेशल के अंदर आज हम जो बात करेंगे जी मैनेजरियल इकनॉमिक्स जो है वो बताया जाएगा कि मैनेजरियल इकनॉमिक्स है क्या, बेसिकली इंट्रोडक्शन देंगे और इसके बाद हम इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताएंगे कि ये बैकग्राउंड में क्या था। फिर इसके कुछ कोर प्रिंसिपल हैं, उनको डिबेट करेंगे कि इसके कोर प्रिंसिपल क्या हैं, किस कोर प्रिंसिपल के ऊपर मैनेजरियल इकनॉमिक्स डील करती है। फिर आपको कुछ हवालाजात देंगे जो कि केसेस कहलाते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि जी मैनेजरियल इकनॉमिक्स के केसेस हैं, तो ये वो केसेस होंगे जिनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ हम एक पब्लिक प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे और एक प्राइवेट प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कुछ इस कंटिन्यू सेशन के अंदर प्राइवेट प्रोजेक्ट के साथ हम फिल्म को भी डिस्कस करेंगे, जो कि हम फर्दर आगे डिस्कस करते चले जाएंगे। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम आपको सिर्फ मैनेजरियल इकनॉमिक्स का एक इंट्रोडक्शन देंगे, उसका एक हाईलाइट देंगे और एक ओवरव्यू देंगे। आइए हम इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं या किस तरह से इसे अवेल किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपनी डेली की लाइफ के अंदर बहुत सारे डिसीजन ले रहे होते हैं, जैसे कि हमने कॉस्टिंग करनी होती है, बजटिंग करनी होती है, कोई प्लानिंग करनी होती है। जैसे हम कोई पिकनिक प्लान कर लेते हैं, कोई ट्रिप प्लान कर लेते हैं, तो उसके लिए बजट अरेंज करते हैं। फिर बजट करने के बाद हम डिसीजन लेते हैं कि हमने किस तरह से उस पिकनिक को प्लान करना है, एग्जाम्पल के तौर पर। तो इसी तरह से जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट लेवल पर या इंस्टीट्यूशनल लेवल पर या किसी फर्म या इंडस्ट्री लेवल पर, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ भी हम कुछ प्लानिंग्स करते हैं, कॉस्टिंग करते हैं, बजटिंग करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको एंड प्रोडक्ट मिलती है। ठीक है, अब इस प्लानिंग के दो हिस्से होते हैं, एक पब्लिक सेक्टर होता है, एक प्राइवेट सेक्टर होता है इकोनॉमिकली, और इसको जो है डील किया जाता है इकोनॉमिकली के ये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के अंदर अलग अलग प्लानिंग्स होती हैं। जैसे प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर उन्हें स्टेक होल्डर से बात करनी होती है, इन्वेस्टर्स लाने होते हैं जिससे वो कलेक्शन ऑफ रिसोर्स कर पाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर क्या होता है कि वो गवर्नमेंट टैक्स इम्प्लीमेंटेशन करती है और उस इम्प्लीमेंटेशन के रिटर्न देखती है कि उसमें रिटर्न कितना आएगा, किस बिहाफ के ऊपर हम उसे लगा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मैनेजरियल इकनॉमिक्स कवर करती है और मैनेजरियल इकनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं हम यहाँ इस सेशन के अंदर, कंटिन्यू सेशन के अंदर हम डिस्कशन क्या करेंगे, पहले तो हम आपको पब्लिक प्रोजेक्ट के ऊपर बात करेंगे और पब्लिक प्रोजेक्ट के बाद हम आप पर बात करेंगे प्राइवेट प्रोजेक्ट के ऊपर। पब्लिक प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ हम जो दो केसेस डिस्कस करेंगे वो रोड बेसिस होगा, यानी एक रोड बनाने का एक तरह से हम एग्जाम्पल लेंगे और दूसरा एग्जाम्पल हम एक हॉस्पिटल का लेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। प्राइवेट सेक्टर में हम क्या करेंगे, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम जो है फिल्म बेस्ड केसेस को डिस्कस करेंगे और कुछ प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही बात करेंगे। जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, कोई इदारा है जो निजी सतह पे काम करता है, उस निजी सतह पे जो प्रोडक्ट बनाएगा या प्रोडक्ट बिल्ड करेगा उसको किस तरह से हैंडल किया जाता है या कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब यहाँ इसकी कुछ हिस्ट्री की बात करते हैं या बैकग्राउंड की बात करते हैं, किस तरह से जो मैनेजरियल इकनॉमिक्स है वो इवॉल्व करती है या किस तरह से वो उसका जो कहना चाहिए ओरा क्लियर होता है या उसका सब्जेक्ट डिज़ाइन किया जाता है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, कि टेक्नोलॉजी जब इकनॉमी के अंदर दाखिल हुई और इकनॉमिक फील्ड्स के अंदर टेक्नोलॉजी को बहुत तेज़ी से देखा गया, तो उस सूरत में क्या हुआ, वहाँ पर जो प्रिंसिपल इकनॉमिक्स से रिलेटेड थे वो बहुत ज़्यादा उससे जुड़ने लग गए, बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करने लग गए। 1970 की दिहाई में जब देखा जाता है तो पॉलिसी मेकर्स के लिए एक सवालिया निशान बन गया कि जब टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसके अगेंस्ट में हमें बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स को डिप्राइव होते हुए देख रहे हैं, यानी उनके ऊपर खस्ता हाली आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जगह अपनी मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के अंदर इस मामले को समझने की या परखने की कोशिश की कि टेक्नोलॉजिकल जो पैटर्न्स हैं वो इकोनॉमिक शिफ्ट के अंदर किस तरह से यूटिलाइज किए जा सकती हैं। फिर उसके बाद उनका जो स्ट्रेस था वो कंसेप्ट कुछ इस तरह से बना कि कुछ फिल्म के लिहाज से उनका एक जैसे कहना चाहिए यूटिलाइजेशन बनी, और दूसरी तरफ उन्होंने प्रोजेक्ट रिलेटेड इशूज़ को भी अपना एक मुद्दा बनाया और मुद्दा बना के उसके अंदर डिस्कशन की। अब क्या हुआ, ये तमाम चीज़ें जो डिस्कशन हो रही थी, अब ये इकोनॉमिक डेफिसिट बन रहा था, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज देखें, पहले हम ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू काम करते थे, अब ह्यूमन रिसोर्स जो है बहुत शदीद खसारे का शिकार हो गई जब टेक्नोलॉजी आई। तो उस सूरत में क्या हुआ, उन्होंने ये तमाम फैक्ट जमा किए कि हमें फ्रेम के अंदर किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करना चाहिए, या हमें जो है वो फिल्म को किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए, या हम प्रोजेक्ट बेसिस पे टेक्नोलॉजी को किस तरह से डिपेंडेंट बना सकते हैं। तो उस सूरत में क्या हुआ कि वो जो फैक्ट और फिगर जमा हुए, वो फैक्ट और फिगर क्या
थे वो बेसिकली आपको एक्सप्लेनेशन देते थे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की, ठीक है। उसके बाद क्या बात करते हैं कि इसके कुछ अर्से बाद, ये पहले कोई ब्रांच नहीं थी, ये स्टिल भी कोई ब्रांच नहीं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है कि इकोनॉमिक्स के ही कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं जिनको हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं और पढ़ते हैं। तो ये समझना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि ये कोई सेपरेट ब्रांच नहीं है या इसका कोई सेपरेट डिवीजन नहीं है, ये इकोनॉमी का ही एक पार्ट है जो आपको पढ़ाया जा रहा है एज ए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो जो तमाम डिसीजन मेकिंग या वो तमाम जो ट्रॉलिंग हुई, वो तमाम ट्रॉलिंग जो है वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के पॉइंट्स कहलाएगा या कहना चाहिए फैक्ट्स कहलाएगा। जिसके बाद हम इसको देखते हैं कि ये एज ए थ्योरी या एज ए प्रैक्टिकल या एज ए डिस्कशन हमारे लिए एक मीडियम बनता चला गया। ये भी कोई ब्रांच नहीं है, हम इसको इकोनॉमिक मीडियम कह सकते हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो एक मीडियम की हैसियत से काम कर रहा है, एक मीडियम है, ठीक है। तो इसको ये कहना कि जी ये सेपरेट ब्रांच है, ये चीज़ सेपरेट नहीं है, ये बेसिकली इकोनॉमिक्स ही फंडाज हैं, इकोनॉमिक के फंडाज हैं जिनको इस्तेमाल करके आपने इस चीज़ को एवेल्यूएट किया और थोड़ा सा एलोबरेट करके आप वादे कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी मैनेजमेंट है वो इन्हीं चीज़ों से निकलती है कि आपने कोई नए फैक्ट और फिगर्स ऐड करने हैं, कुछ नए फैक्ट्स को कुछ ओल्ड फैक्ट्स को ख़त्म करना है। तो ये मैनेजरियल डिसीजन होते हैं और ये डिसीजन बेस्ड जो फंक्शंस होते हैं इन्हें हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, अब यहाँ बात करते हैं कोर प्रिंसिपल्स के ऊपर। बेसिकली इसे कहना चाहिए कि हम साइंस ऑफ डिसीजन को पढ़ रहे हैं जो कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहलाती है। इसे हम साइंस ऑफ डिसीजन भी समझ सकते हैं, क्योंकि जब आप देखिए किसी भी मसले में फंसते हैं तो आप उस मसले का कोई ना कोई हल बनाते हैं, कोई ना कोई हल ढूंढते हैं, कोई हल तलाश करते हैं। उस हल के अकॉर्डिंग आपने कोई ना कोई सिस्टम बनाना होता है। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कुछ इस तरह के डिसीजन क्रिएट करने का नाम है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो डिसीजन लिए जाते हैं। उसका बेसिक काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि आपका बेनिफिट बढ़े, आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। ये तमाम चीज़ें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का रोल होती हैं, क्योंकि वो देखिए उनका सबसे बड़ा बात ये होती है कि बेनिफिट्स आपके बढ़ने चाहिए। जो आपको कहीं आप कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, कोई चीज़ लगा रहे हैं, तो उसका बेनिफिट जो रिवर्स आ रहा है वो आपके पास ज़्यादा तादाद में आना चाहिए, बेहतर आना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और बेनिफिट मैक्सिमाइजेशन का जो डिसीजन है वो हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के थ्रू करते हैं। तो इसके कोर प्रिंसिपल को यहाँ डिबेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जी प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं या फिल्म में कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसका स्कोप बड़ा वेल होना चाहिए कि यार ये जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, इस प्रोडक्ट को मैंने किस तरह से सेल आउट करना है, ये कस्टमर के लिए किस तरह फ्रेंडली है और ये जो मार्केट है उसके अंदर किस तरह से अपना काम करेगी। फिर उसके बाद आता है जी बजटिंग, कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग। अच्छा, अब उसकी बड़ी मजे की बात है कि आपने उसको इस तरह से बनाना है कि बजट फ्रेंडली भी हो, जिसमें आपका जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो, बजट फ्रेंडली हो, उसकी कॉस्ट बहुत ज़बरदस्त हो और प्राइसिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है। फिर बात करते हैं जी पब्लिक डिसीजन और रेगुलेटरी डिसीजन। अब इसमें दो तरह के और मसले आ जाते हैं। जब हम पब्लिक डिसीजन की बात करते हैं तो पब्लिक डिसीजन क्या होता है कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लेना है वो तो लेना है, ठीक है। वो डिसीजन लेने में क्या करती है, वो कॉस्ट एफिशिएंसी बजट क्रिएट कर लेती है। लेकिन बाद में जब हम प्राइवेट सेक्टर पे काम करते हैं तो वहाँ रेगुलेटरी डिसीजन होते हैं। रेगुलेटरी डिसीजन क्या होते हैं कि जो कानून है या जो वहाँ के लॉज हैं, उन लॉज को फंडामेंटली पूरा करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें वो डिसीजन भी लेना पड़ते हैं जो गवर्नमेंट ने वहाँ पॉलिसी मेक की हुई बनाई हुई है, ठीक है। तो उस वक्त भी हम डिसीजन लेते हैं। फिर उसके बाद रिस्क फैक्टर एनालिसिस, कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें कितना रिस्क है ये भी आपको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। बीइंग ए मैनेजर और मैनेजरियल लेवल पर जब आप बात करते हैं तो आपको ये रिस्क बहुत अच्छे से फाइन करना आना चाहिए। फिर उसके बाद आता है जी आपके पास डिसीजन बिल्डिंग। अच्छा, डिसीजन बिल्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आपने डिसीजन भी लेना होता है कि ये चीज़ काम करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि आपने अपने स्टेक होल्डर्स, अपने इन्वेस्टर्स, अपने कलेक्टर्स को आपने अपने साथ आइडेंटिफाई कराना होता है। फिर उसके बाद ये होता है कि आपने उनको जैसे कहना चाहिए कि उनको उनका इंटरेस्ट पैदा करना होता है इस काम के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर। फिर उसके बाद बात करते हैं जी प्राइवेट एंड इंडिविजुअल डिसीजन। अच्छा, अब उसके बाद एक और सिस्टम आ जाता है कि यहाँ प्राइवेट और इंडिविजुअल डिसीजंस भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं, अहम रोल प्ले करते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं कि जी बेनिफिट जो कि सोशली होंगे और कम्युनिटी होंगे, तो वो भी आपने अपने डिसीजन के अंदर मद्देनजर रखने होते हैं। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन तमाम चीज़ों को भी हाईलाइट कर रही होती है। फिर उसके बाद बात करते हैं जी इन्वायरमेंट और
लिटरी बेनिफिट्स। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि आपने वो चीज़ें भी देखनी है कि आपकी जो इन्वायरमेंट है वो डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए, लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनकी कोई सेहत ख़राब नहीं होनी चाहिए, उनके कोई मामला डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। तो ये आपके लिए बड़ा एक अहम रोल प्ले करते हैं और ये बहुत बड़ा एक, जिसे कहना चाहिए कि एक आपके लिए बड़ा सुकून दे, या कहना चाहिए कि बहुत ईज़ प्रोवाइड करने वाला सिस्टम होना चाहिए, जिससे आपका जो सिस्टम है बहुत अच्छे से काम कर सके। बात करते हैं जी सोशल बेनिफिट। सोशल बेनिफिट ऐसे होते हैं कि आपने मार्केट में कोई प्रोडक्ट डाली है तो उसके कोई फ़ायदे होने चाहिए। कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं आप गवर्नमेंट लेवल पर भी, अगर पब्लिक लेवल पर भी, तो आप उसके बेनिफिट्स को अच्छी तरह से एनालाइज करें। जो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के कोर प्रिंसिपल होते हैं, जिसके ऊपर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डिसीजन बिल्डिंग करती है। स्टूडेंट्स बात करेंगे यहाँ पर कि जो प्रोजेक्ट है, पब्लिक प्रोजेक्ट और प्राइवेट प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। पब्लिक प्रोजेक्ट वो होते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन करनी होती है, फैसिलिटी मैनेजमेंट करनी होती है, जैसे कि पार्क हो गया, हॉस्पिटल हो गया, रोड हो गया, इसके अलावा आपका ब्रिजेस हो गए, डैम हो गए, लेक्स हो गई, हिल टॉप होटल्स वगैरह हो गए, इसके अलावा रेस्ट हाउसेज हो गए। तो ये गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है कि पब्लिक के यूजेज के लिए, रिक्रिएशन के लिए या डिफरेंट किस्म के प्रोसेस के लिए। तो वो क्या करती है, वो बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेती है जो कि गवर्नमेंट को लेने पड़ते हैं प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। जो प्रिंसिपल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो भी हमने डिस्कस किए, उन्हीं प्रिंसिपल के थ्रू वो डिसीजन लेती है। ठीक है, बजटिंग वगैरह, कॉस्टिंग वगैरह और उसके तमाम इम्पैक्ट्स को देखती है, उसके वेयर एंड टेयर को देखकर डिसीजन लेती है। फिर बात करते हैं जी प्राइवेट प्रोजेक्ट और फिल्म के। प्राइवेट प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल ही अलग उलट होता है। जैसे कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हैं तो वो बिल्कुल ही अलग होते हैं। उनमें ये होता है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, बजटिंग बहुत अच्छी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग बजटिंग हो सकती है, क्योंकि उसमें रेगुलेटरी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। लेकिन जब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, तो पब्लिक प्रोजेक्ट से बिल्कुल अपोजिट प्राइवेट सेक्टर होता है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि इसमें जो डिसीजन मेकिंग करनी होती है वो बहुत ज़्यादा चेंज होती है पब्लिक डिसीजन से। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो आपके लिए सोशल और कमर्शियल बेसिस के ऊपर आपका बहुत स्ट्रांग ग्रिप होना चाहिए। ठीक है, जब आपकी वो ग्रिप बहुत स्ट्रांग होगी तो आप सोशल और जो कम्युनिटी लेवल पर या सोशल लेवल पे या कमर्शियल लेवल पे जो आपका रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा चेंज आता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि प्राइवेट डिसीजन के अंदर क्या होता है कि यहाँ आपको इंडिविजुअली डिसीजन लेना होता है। ठीक है, और आपने पर्सनल डिसीजन, पर्सनल बेनिफिट्स मैक्सिमाइजेशन के ऊपर काम करना होता है। यानी आप ये पढ़ा पूरी इंडिविजुअल प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ काम नहीं करते, बल्कि आप करते हैं अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम। ठीक है, जिसमें आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के इन्वेस्टर्स होते हैं, आप उनसे डील करते हैं। ठीक है, और उनको ही आप इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, उनके लिए इंटरेस्ट के जो वेज हैं वो आसान करते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पिछले सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया और बहुत क्लियरली डिफाइन किया आपके लिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को। क्योंकि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की जब आपको डेफिनेशंस और कोर मालूम होगा तो आप ऑलमोस्ट उसके ऊपर काम कर सकेंगे, उसके ऊपर जैसे कहना चाहिए कि रीबिल्डिंग अपना डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे और आपको समझ आ सकेगा कि इकोनॉमी किस तरह से काम करती है। लेकिन अब हमारा जो सेशन होगा वो ये होगा कि हम केसेस को डिस्कस करेंगे जो कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड केसेस हैं, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे पब्लिक प्रोजेक्ट केस 1। ठीक है, पब्लिक प्रोजेक्ट केस 2 और ऑलमोस्ट जो प्राइवेट प्रोजेक्ट केस है उसको हम कंटिन्यू सेशन के अंदर करेंगे। और उसके बाद फिल्म डिसीजन मेकिंग का जो केस है वो भी हम कंटिन्यू सेशन के अंदर करेंगे, क्योंकि ये सेशन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसकी लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इस वजह से सेशन को शॉर्ट करेंगे और ये आपको वेरी नेक्स्ट सेशन के अंदर ये दोनों प्रोजेक्ट्स डिस्कस करने को मिलेंगे। अच्छा, पब्लिक सेक्टर के अंदर भी क्या कंडीशंस होती हैं जो हम देखते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से वाजे करेंगे और उसके बाद फिर हम जो है वो इसके एक दो एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे। उस एग्जाम्पल्स के बाद आपको जो है वो इसकी कंक्लूजन दी जाएगी और कंक्लूजन के बाद से फाइंड अप कर दिया जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बेसिकली जब हम पब्लिक प्रोजेक्ट की बात करते हैं या पब्लिक केस की बात करते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के हवाले से, तो वहाँ पर जो प्रोजेक्ट है जब वो पार्टिसिपेट करता है पब्लिकली तो उसके अंदर भी दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज़ की जाती हैं जिसको हम देखते हैं और जिसको हम अलग स्टडी करते हैं, क्योंकि उसका जो पैटर्न ऑफ डिस्कशन है या पैटर्न ऑफ एवेल्युएशन है वो थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे हम प्राइवेट में भी डिस्कस करेंगे तो वहाँ भी हम इसको क्लियर करेंगे आपको। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कलेक्शन डिसीजन मेकिंग और दूसरा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग।
अब कलेक्शन डिसीजन मेकिंग क्या है? कलेक्शन डिसीजन मेकिंग क्या होती है कि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं से फंड जनरेट करने होते हैं, उसने अपने जो फंड है उसको जनरेट करना होता है, उसने वो प्लान करना होता है कि किस तरह से वो फंड जनरेट करेगी, रिसोर्स जनरेट करेगी किसी काम को करने के लिए या किसी काम के ऊपर उसको अबूर हासिल करने के लिए, ठीक है। उसको जो है बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी, जो रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए जो है वो अवाम की तरफ देखेगी, डिसीजन मेकिंग करेगी, टैक्स इम्पोजिशन करेगी, कोई बैरूनी लोन लेगी जिसके ऊपर जो है वो डेबिट वगैरह देगी, डेब वगैरह देकर उससे अपना एक रोल प्ले करेगी। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। फिर आता है जी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। अब इसमें क्या होता है, इसमें हुकूमत जो है वो तमाम चीज़ें देखती है, कॉस्ट कम करे, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड पर जाए, रिसोर्स को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया जाए। फिर उसके बाद जो है वो बेनिफिट चेक किए जाते हैं कि इस प्रोजेक्ट को अगर बनाया जाएगा तो उस प्रोजेक्ट के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या होंगे, वाइडली इसको देखा जाता है। फिर उसके बाद एथेंटिसिटी उसकी मालूम की जाती है, एथेंटिकल मैनर्स के अंदर उसे देखा जाता है कि ये प्रोजेक्ट काम करेगा या नहीं करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये देखा जाता है कि प्राइवेट प्रोजेक्ट जो है उसका जो सिस्टम होता है बिल्कुल ही सेपरेट होता है, उसके लिए एक अलग तरीके की डिस्कशन होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये जो गवर्नमेंट डिसीजन ले रही होती है वो डिसीजन मेक करती है, वो कहती है कि इसका प्राइवेट सेक्टर पे भी क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा, उसको भी डिबेट करती है। तो ये गवर्नमेंट के दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं जो डिसीजन मेकिंग के अंदर उनको पहले दो मराहिल मिलते हैं। जैसे कलेक्शन मैंने आपको बताया, कलेक्शन डिसीजन मेकिंग, और दूसरा आपको बताया मैंने इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। तो ये दोनों के दोनों गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, पब्लिक सेक्टर के लिए भी और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, उस डिफरेंस को हम फर्दर डिस्कस करेंगे और डिटेल करेंगे। यहाँ बात करते हैं जी पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी के ऊपर और पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट के ऊपर। सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि एक एग्जांपल के तौर पे एक गवर्नमेंट है और वो चाहती है कि 25 किलोमीटर की रोड बने और उसकी जो कॉस्ट आ रही है एस्टिमेटेडली वो 1.5 लाख रुपए आ रही है, और इसके अंदर जो वर्कफोर्स यूज़ हो रहा है पर किलोमीटर वो तकरीबन 8 बंदा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं टेक्निकल लेबर की, यानी जो हाई टेक्निकल लेबर है, स्किल्ड लेबर जो हमें चाहिए वो 5 पर्सन चाहिए पर किलोमीटर रोड, ठीक है। अब क्या होगा कि गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उसके पास दो जो टर्म्स हमने पहले डिस्कस की डिसीजन मेकिंग के लिए, उसे यहाँ कंसिडर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। पहला साइड ये होगी कि वो कलेक्शन करेगी कि यार कहाँ से इस चीज़ को कलेक्ट किया जा सकता है रिसोर्स फॉर्मेशन के लिए। फिर उसके बाद वो क्या करेगी, दूसरा स्पेंडिंग डिसीजन मेक करेगी कि जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको कैसे यूटिलाइज किया जाए। फिर वो क्या करेगी, वो इंजीनियर हायर करेगी, इंजीनियर से कहेगी कि वो अपना एक रोड मैप दे दें, एक अपना एक स्टाइल दे दें कि क्राइटेरिया ऑफ रोड दे दें कि किस तरह से वो रोड को बिल्ड करेंगे, ठीक है, या प्रोजेक्ट बिल्डिंग का एक उनको दे दिया जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि गवर्नमेंट ने जो अंदाज़ा लगाया था उससे कॉस्ट बढ़ गई है, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट की यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होगा अथॉरिटीज़ के ऊपर कि एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसके ऊपर रिसोर्सेज को एक्स्ट्रा बनाया जाए या फिर उन प्रोजेक्ट्स को इस तरह से वाइंड अप किया जाए कि वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सके। तो इस चीज़ के लिए क्या होगा कि वो यहाँ डिसीजन मेकिंग करेगी और मैनेजरियल इकोनॉमिक लेवल के ऊपर बात करेगी। इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। हाँ, इसी जो प्रोजेक्ट के हम डिस्कशन कर रहे हैं, अब इसी में डिस्कस करते हैं कि हमें एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि हमारी जो जनरल पब्लिक है उसके अंदर जो लेबर की तादाद है या जो लेबर हमें चाहिए वो लेबर कम है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी और स्टेट की तरफ देखना पड़ेगा या किसी और जगह से इसको हायर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी जो ऑप्शंस होंगी उनको कुछ अदर रिसोर्सेज के साथ तब्दील कर देंगे। जैसे हमने क्या किया, हमारे पास पैसे भी बस कम बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियली भी हमारी रिसोर्स बढ़ रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने अपनी कोई गंदम थी, कोई आटा था, वो किसी सूबे को परचेज किया और उस सूबे को परचेज करने के बाद हमारे पास वहाँ से रिटर्न आ गया। वो जो रिटर्न हमारे पास आया है वो रिटर्न हमारे पास इस सूरत में आया कि हमने एक और रिसोर्स अपनी सूबे की दे दी जो हमारे पास ज़्यादा थी, उसको देने के बाद हमारी जो स्केरस रिसोर्स थी हमने वो उससे ले ली, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि वहाँ पर जो आपकी रिसोर्स रिक्वायर्ड थी आपको किसी चीज़ को बनाने के लिए, वो आपकी बहुत बेस्ट डिसीजन बन जाता है, बहुत अच्छा डिसीजन बन जाता है। फिर क्या होता है कि ऐसे आपकी बजट जो प्रोजेक्ट बजट होता है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जो है बेहतरीन तरीके से काम करने की मदद मिलती है। फिर बात करते हैं
कि इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि हमें कोई रिसोर्स की ज़रूरत पड़ रही है जो हमारे पास स्कैरस है, ठीक है, और हमारी उसकी मिल्कियत के अंदर नहीं आ रही वो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए कोई और चीज़ अपनी जो हमारे पास बहुत ज़्यादा हो, जो ज़्यादा पाई जा रही हो, वो हम किसी सूबे को दे देते हैं उसकी डिमांड के ऊपर, और उससे वहाँ से जो रिसोर्स हमारे पास कम होती है उसे ले लेते हैं। आखिर में जो तमाम प्रोसेस करते हैं, ये तमाम डिसीजन मेकिंग के बाद हम ये देख पाते हैं कि एक बहुत अच्छी जो डिसीजन है वो बहुत अच्छा डिसीजन बिल्ड हो जाता है, एक बहुत अच्छी कॉस्ट एफिशिएंट रोड बन जाती है जिसकी क्वालिटी बहुत हाई होती है और लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल होती है। तो ये तमाम जो एग्जांपल्स आपको यहाँ दिए गए हैं शॉर्ट में दिए गए हैं ताकि आपको एक मेजर आउटलाइन क्रिएट हो जाए कि जो डिसीजन मेकिंग होती है वो किस बिहाफ पे की जाती है और कैसे की जाती है, और इस तमाम चीज़ों को समझाया भी जा सके ताकि आपको समझ आ जाए कि बेसिकली जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का रोल है वो क्या है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ एक और केस की बात कर लेते हैं, एक हॉस्पिटल की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको सेशन के शुरू में बताया था कि हम एक हॉस्पिटल को भी एक एग्जांपल बनाएंगे। लेट सपोज हमारे पास एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्रिएट हो रहा है जिसमें 1000 लोगों का इलाज किया जाएगा। इसकी जो कैपेसिटी है वो इतनी होगी कि 1000 लोगों का इलाज एक दिन में किया जा सकेगा, ठीक है, जिसके लिए इंजीनियर्स और कुछ और टेक्निकल स्किल लेबर्स ने एक बजट लाइन बनाकर दी, जिस बजट लाइन को 7 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, ठीक है। अब इस तमाम जो खर्चा है इसके अंदर कहीं भी ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं डाली गई है और वो अभी तक अंडर एस्टिमेटेड है, वो अभी वाज़ेह नहीं हुई है कि इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट क्या होगी। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, वो रिसोर्सेज बनाने के लिए उनको 90 दिन चाहिए थे कि उसके लिए वो फंड जनरेट करें जो 7 लाख रुपए की अभी ज़रूरत है, ठीक है। तो उसने 90 डेज़ के अंदर उसे कंप्लीट किया, प्रोजेक्ट के जो बजट लाइन थी उसे पूरा कर दिया। अब क्या हुआ, उसने उस दरमियान क्या किया, कुछ ऐसी सिचुएशन आई जिस सिचुएशन के अंदर अथॉरिटी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट होने लगी। अब उसमें क्या हुआ, ऑपरेशन कॉस्ट अभी तक भी आपके पास अंडर एस्टिमेटेड थी, आपने उसको एस्टिमेट ही नहीं किया था कि वो कितनी बनेगी या उसका क्या सिस्टम होगा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि रिसोर्स की स्कैर्सिटी इसी 7 लाख के अंदर आ गई, क्योंकि जब प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ तो उसकी कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, आपके पास आपने ये ऑब्जर्व किया कि आपकी जो प्लानिंग थी उस प्लानिंग से भी कॉस्ट ऊपर चली गई है, ठीक है। तो उस सिचुएशन को हल करने के लिए क्या करेगा कि वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड करेगा, एक चीज़ बिल्ड करेगा, जिससे क्या होगा कि जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया जाए जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ताकि उससे जो है वो बजट लाइन को क्रॉस ना किया जा सके, बजट लाइन प्रॉपर तरीके से जा सके। तो ये एक समझिएगा कि फर्स्ट फेज था जो कि अभी हॉस्पिटल की ऑपरेशनल कॉस्ट के बारे में नहीं था, बल्कि ये सिर्फ अभी इस बारे में था कि जो बिल्डिंग और स्ट्रक्चर बन रहा है या इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी अप्लाई की जा रही है या कहना चाहिए इंस्टॉल की जा रही है उसके ऊपर जो खर्चा आ रहा था वो खर्चा ही डिस्कस किया गया था। अब उस खर्चे में भी बजट बढ़ गया तो गवर्नमेंट और दूसरी अथॉरिटीज़ के लिए ये सोचना बहुत मुश्किल हो गया कि इसको किस तरह से कंपाइल किया जाए, किस तरह से डील किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके बीच की राहें निकाली और उसके अंदर बहुत बेहतरीन जो रिसोर्सेज एलोकेशन हो सकती थी, जहाँ जहाँ से वो कट कर सकते थे उन्होंने वो कट करके उसकी यूटिलाइजेशन की। तो वो फिलहाल एक बिल्डिंग या स्ट्रक्चर कहना चाहिए कि बन के खड़ा हो गया, लेकिन अब उसके ऑपरेशनल कॉस्ट का मसला आ गया जिसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए भी क्या डिसीजन मेकिंग किए गए, किस तरह से डिसीजन लिए गए और डिसीजन को किस तरह से बिल्ड किया गया। होता क्या है, अब इस हालात के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी लगनी थी वो इंस्टॉल हो चुकी है, बिल्डिंग बिल्कुल परफॉर्म करी हुई है। अब मसला क्या आ रहा है, मसला आ रहा है कि ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत बढ़ रही है, ठीक है, और जो स्टाफिंग है या उसके जो मेंबरिंग जिसकी जो ऑपरेशनल वैल्यूज़ हैं उसकी कॉस्ट एस्टिमेट नहीं की गई थी। अब वो एस्टिमेट की जाएगी तो उसमें क्या होगा, उसमें बहुत ज़्यादा बजट लाइन से ऊपर जाता हुआ देखा जाता है कि बजट काफ़ी ऊपर जा रहा है। इस सूरत में क्या होगा कि वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ होंगी वो कोशिश करेंगी कि और फंड जनरेट किया जाए, ठीक है, और फंड जनरेट करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ठीक है। तो अब वो क्या करेंगी, वो प्रोजेक्ट ऑपरेशन कॉस्ट के ऊपर अपना एक डिसीजन क्रिएट करेंगी। वो डिसीजन क्या होगा कि वो दोबारा से जो है कम्युनिकेशन करेंगी अपने अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन से और अर्बन कंडीशन से अथॉरिटी से कि वो जो है वो इनको क्या करें, वो इनको फंडेड करें या ऐसा करें कि अपने पास जो स्किल्ड लेबर हैं उनको वहाँ तैनात करें ताकि उनके लिए जो है वो रूरल एरियाज़ के अंदर जो है कुछ स्कीम्स लगा कर उन्हें अप्लाई किया जाए ताकि वो वहाँ पर जॉब कर सकें और उसको प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें, जिससे प्रोजेक्ट रन कर सकें।
उसके बाद क्या होगा, एक डिसीजन तो ये ले लिया इन्होंने, दूसरा डिसीजन ये लोग यहाँ लेंगे कि अगर तो ये हॉस्पिटल काम करता है या चल जाता है तो इसके जो बेनिफिट्स होंगे वो क्या होंगे। ठीक है, अगर हम लोगों को स्कीम्स दे रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, लोगों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनकी इंटरटेन कर रहे हैं, डॉक्टर्स को बुला रहे हैं, डॉक्टर्स को वहाँ स्कीम दे रहे हैं, तो क्या उससे जो हमारी वहाँ की वैल्यूज़ होंगी वो इंक्रीज़ हो सकेंगी या हम वहाँ से कोई बेनिफिट उठा सकेंगे। तो उस बेनिफिट्स के ऊपर भी बात की जाएगी, उसके सोशल बेनिफिट्स को काउंट किया जाएगा कि अगर हम लाख रुपए खर्च करते हैं और ये 10 लाख रुपए का सोशल बेनिफिट हो जाता है तो ऑलमोस्ट उसको ऑपरेशनल किया जाएगा। ठीक है, और अगर वो ऐसा लगेगा कि जी वो ऑपरेशनल नहीं किया जाता तो जो है वो उसको रोक दिया जाएगा, उस प्रोजेक्ट को, उसको ऑपरेशनल नहीं किया जाएगा। अंडर डेवलप्ड नेशन के अंदर ये बड़ा मसला होता है यूडीसीज के अंदर कि वो पहले इसको डिफाइन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है जब हम ऑपरेशनल वे में जाते हैं। बहुत सारे ऐसे अपने हॉस्पिटल देखे होंगे जो स्ट्रक्चर्ड खड़े हुए होते हैं लेकिन उनके ऑपरेशनल नहीं हो पाते क्योंकि उन्होंने उसकी अंडरएस्टिमेशन की हुई होती है, उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट को नहीं देखा हुआ होता है। स्ट्रक्चरल कॉस्ट को देख लेते हैं, स्ट्रक्चरल कॉस्ट के अंदर फिर वही है कि बजटिंग बढ़ती रहती है, कॉस्टिंग बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम होता है। लेकिन डेवलप नेशन के अंदर अगर कोई प्रोजेक्ट बनता है तो वो उसके लिए पहले प्रिपेयर करते हैं कि उसका प्लान कैसे होगा, उसकी ऑपरेशनल प्लानिंग कैसे होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मैनेजरल इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पैटर्न होते हैं। इसी के ऊपर मैनेजर या मैनेजमेंट जो है वो अपना रोल प्ले करती है, चाहे वो आप कहें कि पब्लिक सेक्टर पे हो या प्राइवेट सेक्टर पे हो। प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा लिटिल डिफरेंट होता है लेकिन ये कंडीशंस भी वहाँ पे भी अप्लाई होती हैं कि जब आपके पास इस तरह की कोई सिचुएशन आए तो आपने को कैसे हैंडल करना है, ये बेसिकली मैनेजरियल इकोनॉमिक्स सिखाती है। तो ये जो केसेस डिस्कस किए गए हैं ये इसलिए डिस्कस किए गए हैं ताकि आपको समझ आ सके, एक जर्नल ओवरव्यू हो सके कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बेसिकली करती क्या है, ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का बेसिक रोल क्या होता है और इसके जो चंक्स होते हैं वो क्या होते हैं। बेसिकली चंक्स के ऊपर बात की गई। बहुत लंबे केसेस हैं, इनके अंदर बहुत सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बहुत सारे इसके अंदर कॉस्ट इफेक्टिव वेज हैं जिनको हम फर्दर एलिब्रेट करते रहेंगे, कंटिन्यू रखेंगे इन सेशंस को, तो आपको फर्दर समझ में आएगा कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहाँ तक जाती है। बहुत लंबा है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, प्राइसेस है, कॉस्टिंग डिसीजन है, फिर रिस्किंग डिसीजन है, फिर उसके अंदर आपका बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं जो आपने वेयर एंड टेयर में लेने होते हैं। तो ये तमाम डिसीजन आपको देखे जाते हैं, उसको क्लियरिफाई किया जाता है। तो ये कहना कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो कोई अलग इकोनॉमिक्स से नहीं है अलग, वो बिल्कुल प्रोडक्शन साइड पर है, फिर उसके बाद वो प्रोडक्शन साइड के बाद वो उसकी सर्विस साइड पर है कि सर्विस किस तरह से दी जाएगी। फिर उसको आप जो है वो जिसे कहना चाहिए कि सेल्स के लिए बहुत सारी सेल्स मैक्सिमाइजेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें लगाई जाती हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गई, ये हो गया, वो प्राइवेट सेक्टर का सिस्टम होता है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इस तरह से मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को देखा जाता है और इस तरह से ट्रीट किया जाता है।